नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुत अच्छा प्रदर्शन भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साउथ में न रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक चर्चा बहुत होने लगी कि साउथ के लिए तैयारियां बीजेपी अलग तरीके से कर रही है और बीजेपी राज्य दर राज्य और रीजन दर रीजन इसी तरीके से अपना चुनाव अपने इतिहास में लड़ती आई। मतलब स्टेप वाइज वो बढ़ते आगे गए और फिर दो सीट से 302 तक भी पहुंचे। इस देश ने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वर से चुनाव लड़ सकते हैं, रामेश्वरम से या साउथ की किसी और सीट से। तो पंकज जी, जिस तरीके से आवाज आपको मिल रही है, जिस तरीके से अब तमिलनाडु में सिग्नेचर का कैंपेन चलाने के लिए बीजेपी ने ठान लिया है, अन्नामलाई अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। आपको इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है? सिग्नेचर कैंपेन से क्या फायदा मिल सकता है? नहीं, जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है वो भाषा विवाद को लेकर है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो सारी पार्टियां वहां विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के समर्थन में। जब तक आप समझेंगे नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उससे जुड़ा विवाद क्या है और आखिर स्टालिन ने क्यों कहा कि एक नई भाषा के जंग का ऐलान करने। बिल्कुल, वहां पर भाषा को लेकर तमाम बातें लगातार होती रहती हैं। जी पंकज जी। नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि देखिए, उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखने की बात कही गई है। जो मातृभाषा, एक तो जो मातृभाषा में सीखना चाहता है वो प्राइमरी एजुकेशन में हर किसी को अपने मातृभाषा में शिक्षा देनी है। जो तमिल होगा वो तमिल में पढ़ेगा, जो कन्नड़ होगा कर्नाटक का होगा वो कन्नड़ में पढ़ेगा, जो आंध्र या तेलंगाना का हो वो तेलुगु में पढ़ेगा। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। जैसे ही छात्र 7वीं में आता है, 6ठी तक यही है, 7वीं में आता है तो उसे 3 भाषाएं चुननी होगी और वो तीनों भाषा उस छात्र की मर्जी के ऊपर है कि वो क्या सीखना चाहता है। वो चाहे तो अंग्रेजी पढ़ सकता है, चाहे तो हिंदी पढ़ सकता है। तमिल में पढ़ने वाला छात्र हो सकता है कि तेलुगु और कन्नड़ पढ़ सकता है। इसमें ऑप्शंस खुले रखे गए हैं। लेकिन कुछ पार्टियों का यह कहना है कि ये जो न्यू भाषा पॉलिसी है, न्यू लैंग्वेज पॉलिसी, ये हिंदी को दक्षिण भारतीय राज्यों पर थोपने की साजिश है। ये स्टालिन कह रहे हैं और इसलिए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है और हम पर हिंदी नहीं थोपी जाए। और इसमें बीजेपी का वहां यह कहना है कि यह भाषा विवाद पैदा करने की कोशिश है। पंकज जी, अगर इन सब विवादों को, राजनीतिक चीजों को अगर बगल रखें, लेकिन आप जब साउथ में जाते हैं, तमिलनाडु की तरफ जाते हैं, आंध्रा में चाहे आप बात करें, तो ये भाषा विवाद क्यों इतना उत्पन्न होता है साल दर साल? और इसको लेकर एमके स्टालिन हो, अमित शाह हो, इस पर तमाम बयान लगातार आते रहे हैं। भाषा विवाद क्यों है इतना? देखिए, सबसे पहले समझिए कि क्यों खड़ा किया गया और है एक्चुअली क्या। इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है गैर हिंदी भाषी राज्यों में कि ये जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी है ये आपको हिंदी पढ़ने को विवश करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भारतीय भाषाएं पढ़ने को विवश करती है जी। या ये कहा गया है कि ये कोई भी भारतीय भाषा आप पढ़िए। ये एक अन्नामलाई का पोस्ट है ट्विटर पे। मैं चाहूंगा कि दर्शक उस पूरे ट्विटर को या पूरे थ्रेड को पढ़िए, जिसमें वो पॉइंट दर पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी है क्या और झूठ क्या बोला जा रहा है। देखिए, सीबीएसई में ये ऑलरेडी लागू है। हम सेकेंड लैंग्वेज वहां पढ़ते हैं। वो आरोप लगाते हैं अन्नामलाई कि हमारे बच्चों को कोई भाषा नहीं पढ़ने दी जा रही है, बाई लैंग्वेज पे ही, हिंदी और इंग्लिश पे ही फोकस्ड है। ठीक। जबकि जो नई लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें एक और भारतीय भाषा पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु में अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे को मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा। और अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स क्या है, डीएम के नेताओं के हैं। ये मैं अन्नामलाई ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि डीएम के अपने प्राइवेट स्कूलों को चलाने के लिए जानबूझकर सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा या कोई दूसरी भाषा हिंदी नहीं पढ़ाता और नहीं चाहते कि वो पढ़े सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है वो भाषा, सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल पंकज। दूसरी बात राज्य सरकार का कहना जो तर्क है
कि अमीरों के लिए, चूंकि अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वो तो हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सिर्फ तमिल पढ़ेंगे। हर जगह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बात है कि आपको भारतीय भाषा पढ़ाना है। लेकिन आपको पता है तमिलनाडु की राजनीति कैसी है? ये ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के वो खिलाफ वहां कैंपेन चला रहे हैं और वहां के लोगों को ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार या कि जो हिंदी भाषी पार्टी भाजपा है वो तमिलों पर, तेलुगु पर, कन्नड़ पे वो थोप रही है। और यहां तक कि उड़ीसा और बंगाल में भी इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, ये सब तो हो रहा है बीजेपी वर्सेस डीएमके अगर आप देखेंगे स्टालिन की, लेकिन अब तीसरा भी एक वहां पर मोर्चा तैयार है। विजय थालापति की जिस तरीके से एंट्री हुई है, आप अब ये जो त्रिकोणीय वहां पर मामला चुनाव में 2026 में बनता दिख रहा है, उसको लेकर बीजेपी क्या अलग से तैयारी करने में अभी से ही जुट गई है? विजय थालापति इनके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे या फिर स्टालिन के लिए? नहीं, वहां क्या है कि आपने बहुत सही सवाल कहा कि अभी इस भाषा विवाद को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। हाँ, वहां कंपटीशन है, डीएमके ज्यादा द्रविडियन या विजय थालापति की पार्टी ज्यादा द्रविडियन। और द्रविडियन का वहां मतलब है सनातन का विरोध, हिंदी का विरोध, और जो भी कुछ उत्तर भारतीय है उसका विरोध। वो महाकुंभ का विरोध करेंगे, वो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करेंगे, वो प्रभु श्री राम का विरोध करेंगे। द्रविडियन राजनीति के बारे में जो समझाया गया है वो ये कि जो भी उत्तर भारत का है उसका विरोध करना ही द्रविडियन राजनीति है। और वहां कंपटीटर आ गए हैं। पहले सिर्फ डीएमके अकेली थी तो वो थोड़ी सी लिबरल थी। वहां आईटी सॉफ्टवेयर पार्क खुल रहे थे, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां खुल रही थी, बहुत सारी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, वहां काम करने जाते थे, तो वो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा मर्ज हो रहा था। बहुत सारे हिंदी भाषी या पंजाबी या बहुत तेलुगु स्पीकिंग लोग तमिलनाडु में काम करते हैं। तो जो नया जनरेशन आया है, जो वर्किंग पॉपुलेशन वहां पे है, वो भाषा विवाद को नहीं मानता। लेकिन अब चूंकि विजय थालापति वहां की राजनीति में आ गए हैं तो डीएमके को ऐसा लगता है कि हम जब तक कुछ और उग्र नहीं करेंगे तब तक हम द्रविडियन राजनीति के फ्लैग बियरर नहीं कहे जाएंगे। और इस वजह से, और सामने कौन है देखिए, बिल्कुल कंडीशंस जो है फेवरेबल है। सामने है अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी। अन्नामलाई बात करते हैं सनातन की, अन्नामलाई बात करते हैं कि खोलो अपने बॉर्डर, अपने माइंड को खोलो, कोई भी भाषा सीखना बुरा नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको भाषाएं आती है तो ये आपका एसेट, और ये आपको फ्यूचर में आपके जो करियर में ये काम आएगा। और इन्हीं सब पॉलिसीज के खिलाफ दो वहां मोर्चेबंदी है, एक डीएमके के, एक विजय थालापति की। और दोनों ये कह रहे हैं कि नहीं, हम हमारे बच्चों पर हिंदी लादने नहीं देंगे। जागो रे तमिल प्राइड जागो। और तमिल प्राइड को जगाने के लिए बिल्कुल दोनों तमिल प्राइड जगाने के लिए एक लड़ाई है वो स्टालिन और थालापति के बीच में। लेकिन स्टालिन के लिए कितनी मुश्किल 26 में आपको नजर आ रही है? क्योंकि कई मामले पिछले कुछ वक्त में हुए तमिलनाडु में जिस पर अन्नामलाई ने तो बढ़ चढ़ कर विरोध किया। नहीं, देखिए, डीएमके का डर यही है कि कहीं उसके वोट बैंक में विजय थालापति सेंध न लगा दे। और अगर सेंध लगाते हैं तो नुकसान होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा पर जोर है, यह लिखा हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हिंदी पर जोर है, जबकि कहीं नहीं ऐसा है, या अंग्रेजी पर जोर है। हम हिंदी और अंग्रेजी जबरदस्ती नहीं लाद रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। हाँ, क्योंकि कई साइंटिफिकली प्रूव्ड, ये रिसर्चर्स ने रिसर्च पेपर ये दिया है, कहा है कि जब छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है तो वो जल्दी सीखता है। हम उसे प्रमोट कर रहे 1 क्लास से 5वीं क्लास तक कि वो मातृभाषा में पढ़ाई करे, और 6ठी क्लास से लेकर ऊपर तक वो 3 भाषा सीखे। कम से कम भारत के हर नागरिक को 3 भाषा आनी चाहिए, और यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो डर क्या है। डर ये है डीएमके को कि जो विजय थालापति की पार्टी आई है वीकेएस, कहीं द्रविडियन राजनीति, जो द्रविडियन वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी न करे। क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि विजय थालापति खुद क्रिश्चियन है। डीएमके का नेतृत्व जो स्टालिन है या उदयनिधि स्टालिन है, वो दोनों क्रिश्चियन है। इनका विरोध हिंदी और हिंदू, ये दोनों के साथ है। दोनों का विरोध है, और दोनों एक दूसरे से ज्यादा उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज्यादा और इस कंपटीशन में वो एक्स्ट्रा माइल्स जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों उदयनिधि स्टालिन ने जैसे ही कहा था कि सनातन डेंगू है या एड्स है और इसे हमें इरेडिकेट करना है, तो विजय थालापति ने आगे बढ़कर यह कहा था कि हम तो उत्तर भारत से किसी भी चीज को आने नहीं देंगे अपने राज्य में।
तो इस कंपटीशन को आप समझ सकते हैं वहां पे। बिल्कुल। लेकिन तमिलनाडु के लोग इस बात को समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो बेहद दिलचस्प होने वाला है 26 का चुनाव पंकज जी। जी बेहद दिलचस्प दिख रहा है 26 का चुनाव। काफी लंबे अरसे बाद, खास करके करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद स्टालिन के नेतृत्व में एक तरफा चुनाव हो रहा था। हमेशा डीएमके, क्योंकि एआईडीएमके बिखर चुकी थी 3 हिस्सों में। पनीर सेल्वम, पलानीस्वामी और शशिकला, ये तीनों अपना अपना गुट लेकर लड़ रहे थे और सामने का मैदान बिल्कुल खाली था। अब हुआ क्या है कि बीजेपी उस मैदान को भर रही है, एक और भर रही है, दूसरी ओर डीएमके का वोट बैंक 2 भाग में बट रहा है जी। मैं ये नहीं कहता कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन बीजेपी एक ड्राइविंग फोर्स बनकर उभरेगी। और अगर एआईएडीएमके का गठबंधन हो गया दोनों फैक्शन का, तब डीएमके के लिए बहुत बड़ा चैलेंजर हो गया। खास करके छोटी छोटी पार्टियां इस तरफ आ रही हैं वो। बिल्कुल, और विजय थालापति ने अगर कहीं अपना फैक्टर निभा दिया, अपना रोल निभा दिया, तब फिर बहुत मुश्किल होने वाला है डीएमके के लिए। सत्ता किसकी आएगी वो तो वोटर तय करेंगे, लेकिन अभी जो गुणागणित देखें तो बहुत आसान नहीं है 26 का चुनाव तमिलनाडु में किसी भी पार्टी के लिए। बाकी वहां पर अब सिग्नेचर कैंपेन, भाषा विवाद का मामला चल ही रहा है। अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु की बिहार खबर यहां पर आपको मिलती रहेगी। जो भी बड़ी खबरें होंगी, पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। अब कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।